खान की सुरक्षा दिखने में तो काफी तगड़ी थी, लेकिन उसमें भी काफी सारे लूप होल्स थे, जिसे बहिरी नाइक ने आइडेंटिफाई किया। अफजल खान का डेली रूटीन ट्रैक किया गया था। इसके साथ ही अफजल खान के आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं इसके बारे में भी पता लगाया था। बहिरी नाइक द्वारा दी गई अगर एक इंफॉर्मेशन भी गलत निकलती तो शिवाजी महाराज और 300 लोगों का उनके ही घर में मरना तय था। देखिए, आज तक अगर आप सारी हिस्ट्री को उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज काफी अच्छे से समझ आएगी कि वही किंगडम सर्वाइव हो पाया है जिसके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग थी। ऐसी स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए एक राजा के पास एग्जैक्ट और डिटेल इंफॉर्मेशन होना काफी जरूरी है। ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हर एक नेशन के पास अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है जिसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बोला जाता है। जैसे इंडिया के लिए काम रॉ करता है, सिमिलरली यूएसए के लिए काम सीआईए करता है। और अगर बात इंटेलिजेंस की हो ही रही है तो हम इजराइल की मोसाद को कैसे भूल सकते हैं, जिसे दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस माना जाता है। आजकल के डिजिटल के जमाने में ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और ट्रांसफर करना कंपैरेटिवली एक इजी टास्क है, लेकिन 17वीं सेंचुरी में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से यह काम काफी ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मराठा एम्पायर के लिए ऐसे एक डिपार्टमेंट को सेटअप किया था जिसका नाम था हेर खाते, और उसे लीड कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद साथी बहिर सिंह नाइक। बहिर नाइक का जन्म आज के महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में शिंगावे नाइक गांव में हुआ था। बचपन से बहिर नाइक अपने आसपास बहरूपे का काम देखकर उन्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे ये इंटरेस्ट एक हॉबी में बदल गया और हॉबी एक प्रोफेशन बन गया, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। बहिर नाइक मराठा एम्पायर के साथ कैसे जुड़े इसके बारे में दो थ्योरीज है। आइए जानते हैं दोनों थ्योरीज के बारे में। पहली थ्योरी के हिसाब से पुणे रीजन के आसपास लोमड़ी और भेड़ियों ने काफी आतंक मचा के रखा था, जिसकी वजह से किसानों का भारी नुकसान हो रहा था। जिसे प्रिवेंट करने के लिए शिवाजी महाराज ने ऐलान किया था कि जो कोई भी इनकी शिकार करके प्रूफ के तहत उनकी पूछ शिवाजी महाराज के सामने पेश करेगा, उन्हें शिवाजी महाराज इनाम देंगे। तो बहिर नाइक ने भी कुछ ऐसे ही शिकार करके शिवाजी महाराज के सामने पेश किए थी। वहां पर शिवाजी महाराज को बहिर नाइक की बहादुरी देखकर वो काफी प्रसन्न हुए और उन्हें मराठा एम्पायर के साथ जुड़ने के लिए कहा गया। दूसरी थ्योरी के हिसाब से जब होली के दिन शिवाजी महाराज बहरूपे का प्ले देख रहे थे, उस वक्त उन्हें बहिर नाइक द्वारा किया गया प्ले सबसे ज्यादा पसंद आया। उनकी हर एक रोल की डिटेलिंग और उनकी एक्टिंग देखकर शिवाजी महाराज समझ गए थे कि इनका इस्तेमाल स्पाई में किया जा सकता है। जल्द ही शिवाजी महाराज ने बहिर नाइक को अपने पास बुलाया और उन्हें इसके बारे में समझाया और उन्हें स्वराज मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए कहा गया। बहिर नाइक बचपन से अपने आसपास बहरूपे का खेल देखकर ही पले बड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो साधु, किसान, फकीर, भिखारी ऐसे रोल आसानी से स्विच कर पाते थे। कई बार तो उन्होंने इंफॉर्मेशन सीधा औरंगजेब और आदिल शाह के महलों से लेकर आए। इससे आप उनकी स्पाइंग की डेप्थ को समझ सकते हैं। नाइक द्वारा भेष तो ऐसे बदले जाते कि नाविक कब किले पर आए, कब महाराज से मिले और कब उनसे मिलकर चले गए, ये बात किले पर मौजूद लोगों को तक नहीं पता चलती थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक कोड लैंग्वेज को सेटअप किया था, जिसमें उन्होंने वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स के वॉइस यूज किए हुए थे, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाती थी और किसी को कानों खबर तक नहीं होती थी। इसके साथ ही उन्होंने काफी सारे वॉर में अपने तलवार से बहुत सारा योगदान दिया है। देखिए, अफजल खान का एग्जीक्यूशन तो साल 1659 में हुआ था, लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1635 के आसपास जब शिवाजी महाराज 5 साल के थे, तब उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले आदिल शाह के लिए काम कर रहे थे। आदिल शाह ने उन्हें पुणे और बैंगलोर रीजन की जिम्मेदारी सौंपी थी। शाहजी राजे खुद बैंगलोर पर नजर रख रहे थे और पुणे की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई भोसले और उनके बेटे शिवाजी महाराज पर सौंपी थी। अगले 15 सालों में शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर आदिल शाह का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से खत्म कर दिया। खुद का हिंदवी स्वराज एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। आदिल शाह को धीरे धीरे यह समझ आ चुका था कि जल्दी शिवाजी महाराज का बंदोबस्त नहीं किया गया तो जो एक चिंगारी पुणे में लगी है, ये पूरे बीजापुर को जला सकती है।
शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह अफजल खान को चुनता है। अफजल खान ने भरे दरबार में ऐलान किया था कि वो शिवाजी महाराज को कैद करेगा और बीजापुर लेकर आएगा। जैसे ही ये बात शिवाजी महाराज को पता चलती है, शिवाजी महाराज अपना मुकाम पुणे से शिफ्ट करके प्रतापगढ़ कर लेते हैं। जल्द ही इस बात की खबर अफजल खान को लगती है, जिसे सुन के वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अफजल खान को काफी अच्छे से पता था कि प्रतापगढ़ की ओर जाने वाला रास्ता काफी घने जंगलों से भरा हुआ है और उसके आसपास काफी पहाड़ी इलाका है। इतनी बड़ी सेना लेकर प्रतापगढ़ पर हमला करना टैक्टिकली एक खराब डिसीजन हो सकता था, जिसकी वजह से उसने दूसरा रास्ता अपनाया। अफजल खान ने अपने रास्ते में आने वाले हर एक मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। तुलजापुर, पंढरपुर ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाकर उसने काफी मारकाट मचा दी। देखिए, अपना धर्म हर किसी लिए एक सेंसिटिव मुद्दा होता है। अफजल खान का ये मानना था कि इतनी सारी मारकाट देखकर शिवाजी महाराज गुस्सा होकर उसके सामने खुले मैदान में लड़ने आएंगे। उस वक्त शिवाजी महाराज को हराना काफी आसान होगा, लेकिन शिवाजी महाराज ने संयम और धैर्य बनाए रखा और प्रतापगढ़ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे अफजल खान को भी ये समझ आ चुका था कि उसका ये प्लान काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। आदिल शाह काफी दिलदार इंसान है, वो आपकी बहादुरी देखकर काफी खुश हो जाएंगे। आप हमसे एक बार मुलाकात कर लीजिए, आपकी तरफ से हम उनसे बात करेंगे और ये जो दोनों के बीच तनाव पैदा हुआ है उसे हम मिलकर सुलझाएंगे। ऐसे लुभावने खत प्रतापगढ़ की ओर आने लगे, जिसमें शिवाजी महाराज को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। खुले मैदान में जाकर अफजल खान का सामना करना शिवाजी महाराज के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे पर्सनली मिलकर खत्म करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी काम था, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज की तरफ से अफजल खान के लेटर्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाने लगे। तब तक नायक ने अपना काम कर दिया था। अफजल खान के बारे में एक छोटी डिटेल को उन्होंने कलेक्ट करके रखा था। अफजल खान का डेली रूटीन ट्रैक किया गया था। इसके साथ ही अफजल खान के आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं इसके बारे में भी पता लगाया था। इसके साथ ही शिवाजी महाराज से गद्दारी करके कौन कौन से लोगों ने अफजल खान से हाथ मिलाया था, ये सारी बातें महाराज तक पहुंचाई जा चुकी थी। नायक और शिवाजी महाराज के वकील द्वारा ऐसी अफवाहें फैलाई गई, जिसकी वजह से अफजल खान काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसे लगने लगा कि शिवाजी महाराज सचमुच मुझसे डर गए हैं और इसी डर की वजह से वो मिलने से कतरा रहे हैं। लेकिन काफी सारी बातचीत के बाद उन्होंने मिलने का फैसला किया। एक्चुअल मीटिंग के दौरान अफजल खान के बॉडीगार्ड कौन कौन होंगे इसके बारे में नायक ने पता लगा के रखा था। अफजल खान के बॉडीगार्ड में एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम था सैयद बंडा, जो दांड पट्टा चलाने में काफी एक्सपर्ट था। मीटिंग के दौरान शिवाजी महाराज को सैयद बंडा से खतरा हो सकता है, ये बात शिवाजी महाराज को नायक ने पहले ही बता के रखी थी। इतने दिन से अफजल खान को बहिर्जी नायक काफी क्लोजली फॉलो कर रहे थे। एक्चुअल मीटिंग के दिन नायक ने महाराज को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि उस वक्त तलवार के वार से चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्ड पहना जाता था, जिसे चिलखत बोला जाता है। एक्चुअल मीटिंग के दिन जब नायक ने अफजल खान को देखा, तब उन्हें समझ आ गया कि अफजल खान ने उस दिन चिलखत ही नहीं पहना था। इतनी सारी डिटेल और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से शिवाजी महाराज अफजल खान के खिलाफ प्लान कर पाए और अफजल खान को एग्जीक्यूट। साल 1660 के आसपास औरंगजेब दक्कन को कंट्रोल करने के लिए अपना मामा शाइस्ता खान को पुणे भेजता है। शाइस्ता खान जल्द ही पुणे आता है और जहां पर शिवाजी महाराज का बचपन बीता, उस लाल महल में अपना डेरा जमा लेता है। अगले 3 साल तक शाइस्ता खान पुणे में रहता है और उसके आसपास इतनी मारकाट मचा देता है कि हर कोई उससे तंग आ चुका था। शिवाजी महाराज को ये काफी अच्छे से समझ आ गया था कि अगर इसको जल्दी यहाँ से नहीं खदेड़ा तो ये पूरे स्वराज्य के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन उस वक्त पुणे पर डायरेक्ट हमला करना मतलब सीधा मौत को बुलावा देना था, क्योंकि शाइस्ता खान की सुरक्षा के लिए काफी तगड़ी इंतजाम। इसकी वजह से कुछ अलग तरीके से सोचने की जरूरत थी। पुणे पर हमला करने से पहले शिवाजी महाराज पुणे के बारे में हर एक चीज जानना चाहते थे। भाई नायक जल्द ही पुणे जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। शाइस्ता खान की हर एक मुंह पर उनकी नजर थी। शाइस्ता खान कब उठता है, कब सोता है, उसके आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं, ये सारी बातें लगाई जा चुकी थी। शिवाजी महाराज लाल महल के बारे में काफी अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन शाइस्ता खान ने कुछ अपने हिसाब से लाल महल के अंदर चेंजेस करवाए थे, जिसे नायक ने नोट किया और लाल महल का लेटेस्ट लेआउट हासिल किया। इसके साथ ही शाइस्ता खान की सुरक्षा दिखने में तो काफी तगड़ी थी, लेकिन उसमें भी काफी सारे लूप होल्स थे, जिसे बहिर्जी नायक ने आइडेंटिफाई किया
और शिवाजी महाराज के साथ साझा किया। भैरी नाइक के इनपुट के बाद शिवाजी महाराज ने खुद 300 लोगों को चुना और पुणे पर हमला बोल दिया। भैरी नाइक द्वारा दी गई अगर एक इंफॉर्मेशन भी गलत निकलती तो शिवाजी महाराज और 300 लोगों का उनके ही घर में मरना तय था। लेकिन यह हमला सक्सेसफुल रहा। हालांकि इस हमले में शाइस्ता खान बच तो गया, लेकिन उसकी 3 उंगलियां काटी गई। उसके बाद शाइस्ता खान दिल्ली की तरफ निकल पड़ता है और उसके बाद उसने कभी मुड़कर दक्कन की तरफ नहीं देखा। शाइस्ता खान और दूसरे वॉर की वजह से साल 1664 के आसपास स्वराज की इकोनॉमी काफी नाजुक दौर से गुजर रही थी, जिसे रिकवर करने के लिए शिवाजी महाराज सूरत की तरफ देखते हैं। सूरत उस वक्त मुगल एम्पायर की सबसे रिचेस्ट सिटी थी। इसके साथ ही वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और पोर्तुगीज के वेयर हाउसेस भी थे। सूरत उस वक्त एशिया का एक मेन ट्रेडिंग हब था, जहां से इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी होती थी। हमले से पहले शिवाजी महाराज सूरत के बारे में हर एक चीज जानना चाहते थे। नाइक जल्द ही सूरत जाते हैं और वहां पर बेस बदल कर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो हर एक व्यापारी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कौन से व्यापारी के तिजोरी में कितना धन पड़ा है और वो उसे कहाँ रखता है, ये सारी बातें पता लगाई जा चुकी थी। इसके साथ ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और पोर्तुगीज के वेयर हाउसेस की भी रेकी की थी। वहां से भी शिवाजी महाराज को काफी धन मिला। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया था जो अमीर तो थे लेकिन चैरिटी और सोशल वर्क भी करते थे, जिन्हें शिवाजी महाराज के लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। उस वक्त सूरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनायत खान पर थी। खान के साथ 5 से 6 हजार सिपाही सूरत में मौजूद थे, ऐसा बोला जाता था। लेकिन जब नाइक ने खंगाला तो उन्हें एक शॉकिंग चीज पता चली कि सूरत में तो सिर्फ 1000 सिपाही मौजूद है। बचे हुए 3-4 हजार फर्जी सिपाही की तनख्वाह इनायत खान अकेले ही गटक जाता था। जब शिवाजी महाराज सूरत के पास पहुंचे और तब उन्होंने इनायत खान को एक लेटर लिखा। उस लेटर को पढ़ के इनायत खान के पैरों तले जमीन हिल गई, क्योंकि जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन सूरत के बारे में शिवाजी महाराज के पास थी, उस बात के बारे में इनायत खान को भनक तक नहीं। ये सारी डिटेल और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से शिवाजी महाराज सूरत पर इन्वेट कर पाए और सूरत से काफी सारा धन कलेक्ट कर पाए। 12 मई 1666 को औरंगजेब की 50वीं सालगिरह थी और उसके लिए उसने शिवाजी महाराज को भी इनवाइट किया था। लेकिन इस आमंत्रण के पीछे शिवाजी महाराज को कुछ अलग ही षड्यंत्र नजर आ रहा था, क्योंकि जो आदमी सत्ता पाने के लिए अपने भाई और पिता का कत्ल कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बारे में शिवाजी महाराज काफी अच्छे से जानते थे। आगरा जाने से पहले शिवाजी महाराज आगरा के बारे में हर एक डिटेल जानना चाहते थे। जल्द ही भैरी नाइक और उनके 450 साथी आगरा पहुंचते हैं और आगरा के बारे में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आगरा के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के लेआउट, वहां के नक्शे और इसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आगरा की सिक्योरिटी में जो लूप होल्स थे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है जो मुसीबत के वक्त काम आने वाले थे। इसके साथ ही शिवाजी महाराज के बारे में इतनी अफवाहें फैलाई जाती है, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज के बारे में मुगल आर्मी में एक अलग सा डर बैठ गया था। हालांकि सेरेमनी के दिन औरंगजेब और महाराज के बीच अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से महाराज को नजर कैद में रखा जाता है। उस वक्त औरंगजेब के महल में होने वाली हर एक एक्टिविटी के बारे में नाइक महाराज को इन्फॉर्म करते रहते हैं। नाइक के इन्हीं प्रिपरेशन की वजह से महाराज आगरा से निकल पाते हैं और आगरा से रायगढ़ जाने वाला रास्ता भी नाइक के इनपुट्स के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है। ऐसे कई अनगिनत मौकों पर भैरी नाइक ने शिवाजी महाराज को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी है। शिवाजी महाराज के जाने के बाद भी उन्होंने संभाजी महाराज के साथ अपना काम चालू रखा और जिंदगी भर स्वराज की सेवा की। आज के महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में भोपालगढ़ के पास आदिल शाह की सेना के साथ लड़ते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।